मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम माला था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैंने उसे नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन हम लोग बहुत गरीब थे। फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब के दिन थे, यानी कि इसके बाद में एक पूरी तरह डॉक्टर बन चुकी थी और अपना अलग से क्लिनिक भी बना सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में थी, इसीलिए नए डॉक्टरों को ज़्यादा मेहनत का काम दिया जाता था, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी, तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि जब तक तू घर नहीं आएगी बेटी, मैं परेशान रहूँगी। वह मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे 2 बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था, वह बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी एक बुआ भी रहती थी, वह भी उसे बहुत चाहती थी। उसने कहा कि मैं ड्यूटी बदलवा नहीं सकती, ऊपर से ऑर्डर आया है, आप परेशान मत हो। मैं अस्पताल में अकेली थोड़ी हूँ, और भी बहुत से लोग रहते हैं। उसने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया। वह बड़ी जिम्मेदार थी, इसलिए मैं थोड़ी निश्चिंत हो गई। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वे एक गिलास पानी भी पी ले, और वो भी नाइट ड्यूटी का डॉक्टर वैसे ही बड़ा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से वापस आई तो कहने लगी, माँ मुझे एक सवाल का जवाब तो दे कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? यह तो भगवान भी कहते हैं कि सच्चाई और सच का साथ देना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर वह कहीं खो गई। मैंने कहा, माला खाना खा लिया? कहाँ खो गई? देख तेरी पसंद का दाल भात बनाया है। उसको यह खाना बहुत पसंद था। वह देखते ही खुश हो जाती थी, लेकिन आज कहीं खोई हुई थी। जब मैंने बार बार पूछा तो कहने लगी, अगर कुछ ऐसा बुरा हो रहा हो जिसको रोकना कि आपके अंदर की ताकत भी ना हो, तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा, तो फिर भी लड़ना चाहिए बेटा, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो भगवान उसका साथ ज़रूर देता है। पर तू किस बारे में पूछ रही है और इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही है? कहने लगी, कोई बात नहीं है माँ, बस एक टेस्ट है, उसमें नंबर लगवाने की बात चल रही थी, तो उसके बारे में कह रही थी। मुझे उसकी इस तरह की बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और फिर वह तो डॉक्टर बन चुकी थी। मैं चुप करके सुन लेती थी, लेकिन जब भी मुझसे कोई बात पूछती थी तो मैं उसका जवाब अपनी तरफ से अच्छे तरीके से देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था। हम लोग बड़े गरीब थे, उसके लिए मैंने अपना जेवर बेचा था और बड़ी मुश्किल से उसकी फ़ीस भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। वह एक अच्छी बेटी और एक अच्छी इंसान थी। एक दिन मैं बालकनी में खड़ी थी जब वह अचानक से डर गई और ऊपर से भागती हुई नीचे आ रही थी कि मुझसे टकरा गई। मैंने कहा, क्या हो गया बेटा, परेशान क्यों लग रही है? सब अच्छा तो है? उसने कहा, एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा, कहाँ खड़ा है? कहने लगी, हमारे घर के नीचे। मैंने कहा, तो क्या हो गया? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, कुछ खड़े रहते हैं, कोई फ़ोन पर बात करता रहता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसने कहा, आप मेरी बात समझी नहीं। वह ना रोज़ यहाँ पर आता है और हमारे घर की तरफ देखता रहता है। जैसे ही मुझे देखता है, दूर से खड़ा मुस्कुराता रहता है, पता नहीं क्या सोचता है। मैंने कहा, जब तक वह हमसे दूर खड़ा है, वह कुछ भी कर सकता है, हम उसे रोक भी नहीं सकते। अगर वह तुझे कोई बात कहे तो तू उसका मुंह तोड़ देना। उसने कहा, ठीक है, और वह बालकनी में खड़ी थी। जब वह घर से निकली, क्योंकि आजकल उसकी नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए वह शाम को ही जाया करती थी। जब वह बाहर निकली तो आज उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं दूर से यह सब खड़ी देख रही थी। पहले वह लड़का कुछ बोला, फिर माला ने कुछ कहा, और फिर उसने उस लड़के के एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। वह फिर हाथ रखकर एक तरफ को चला गया और माला अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मैं पूरा दिन सोचती रही, यह लड़का कौन था? मेरी बेटी को उसने क्या कहा? आज उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी,
जिस शाम को वापस आई तो मैंने उससे पूछा, वह लड़का क्या कह रहा था? कहने लगी, वह बुरा लड़का नहीं है। मैंने कहा, बुरा लड़का नहीं है तो फिर तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? तो माला ने कहा, जब मैंने उसे थप्पड़ मार दिया मुझे बाद में पता चला कि वह बुरा नहीं है। वह अस्पताल में किसी औरत के साथ आए थे, तब उसने मुझे देखा था। कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसने ये बात बड़ी इज्जत से तहजीब से की थी, वरना किसी और तरह से भी कह सकता था। लेकिन उस समय तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी तो उसने पीछे से ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात कर दी ऐसी जिससे तुम हैरान रह गई? तो कहने लगी, उसने कहा कि चाहे तुम मुझे रोज़ एक थप्पड़ मारो, मैं फिर भी रोज़ तुम्हें देखने के लिए आऊँगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें देखूँ नहीं मेरा दिन नहीं गुजरता। ऐसी बात तो कोई वही कर सकता है ना जो आपको सच्चा प्रेम करता हो। मैंने कहा, तू भी कितनी मासूम है, भोली है। तूने एक पल में अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि वह सच्चा प्रेम करता है? ये जो आदमी लोग होते हैं, मर्द होते हैं ना, इनको पता होता है कि औरतें किन बातों से खुश होती हैं और किस तरीके से हमारे जाल में फंसेंगी। उनको बड़ी बड़ी बातें करना आता है। अगर इतना ही दम है उसमें तो कह दे कि मेरे घर रिश्ता भेज दो। मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी, पर माला कहने लगी, ऐसे कैसे रिश्ता भेज दे, और अगर उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या आप मान जाओगी? मैंने उसे समझाया कि हाँ, मैं मानूंगी, लेकिन अगर वह इस काबिल हुआ तो। हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़ी करेंगे। अब माला रोज़ वहाँ से गुजरती थी और वह पहले से ही खड़ा रहता था। उससे कुछ कहता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते। माला के अंदर मुझे कुछ तब्दीली नज़र आने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह भी उस लड़के को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब वह वहाँ से गुजरती थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी और आजकल वह काफ़ी तैयार होकर जाती थी। वह जिस अस्पताल में काम करती थी पहले वहाँ पर पढ़ाई करती थी, इसीलिए कभी तैयार होकर नहीं गई। कहती थी, स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है। और उसके बाद उसकी आदत बन गई कि वह सिंपल रहती थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई था ही नहीं जो उसको जानता हो, जिसके लिए उसे सुंदर दिखना हो, जिसके सामने वह अच्छी दिखना चाहती थी। लेकिन जिसके सामने वह अच्छी लगना चाहती थी वह घर के सामने ही खड़ा होता था, इसलिए अब वह घर से तैयार होकर जाती थी। उसे उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा सा पता करवाया था, क्योंकि वह हमारे घर के सामने खड़ा होता था, तो इतना तो पता होना चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे से पता करवाया उसने कहा था उसका नाम राम है और वह सामने वाले घर में रहता है। उस सामने वाले लोग तो बहुत अच्छे थे, पूरा मोहल्ला उनको जानता था, कहते थे कि बहुत अच्छे लोग हैं। और मैंने भी यही सुना था कि उनका एक इकलौता बेटा है। उसकी माँ को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था, लेकिन वह बेटा यहाँ क्या करता है? मेरे छोटे बेटे ने शायद गलती की होगी, किसी गलत इंसान के बारे में पता करके आ गया होगा। यह सब मैंने सोचा। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। माला अपने कमरे में बालकनी में खड़ी थी और सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में भीग रहा था, गीला हो रहा था। मैं उसके लिए चाय लेकर आई तो मैंने भी ये सब देख लिया। मुझे कहने लगी कि देखो ना, सर्दियों की पहली बारिश और यह कैसी हरकतें कर रहा है। मैं भी हैरान थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा, तू क्यों इतना सोच रही है? यह तो उसकी अपनी मर्जी है। तुम अपने कमरे में आकर बैठ जाओ, बाहर मत जाओ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरे सामने तो वह कमरे में आकर बैठ गई, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हो गया कि वह फिर से जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। किसी से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सही फैसला नहीं कर पाते और आपके जीवन में गलत आदमी आ जाता है और फिर आपकी सारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसीलिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हमारे परिवार और जानने वाले लोग ऐसे लोग थे जो माला से शादी करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले हमारे घर आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब से उनको पता चला है कि माला डॉक्टर बन गई है तो वे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे छोटे से शहर में डॉक्टर बनना आसान बात नहीं थी। हमारे पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए थोड़ा फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि माला को स्कॉलरशिप
मिली थी, वरना सारी फीस अपने पास से देना हमारे बस की बात नहीं थी। फिर भी हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, क्योंकि फ़ीस तो हम देते थे, लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेने पड़ते थे। ऐसे में माला हम सब के लिए एक उम्मीद की किरण थी, हमारा भविष्य थी, क्योंकि वह डॉक्टर बनकर हम सब की किस्मत बदलने वाली थी। उसके भाई छोटे थे, बड़े नहीं थे, उसे ही अपने भाइयों के लिए कुछ करना था। भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं अपनी बेटी को बहुत संभाल कर रखना चाहती थी और यह भी चाहती थी कि उसका जीवन साथी अच्छा इंसान हो, जो उसको हमसे दूर नहीं बल्कि माला से बहुत ज़्यादा प्रेम करे और हमारे साथ रहे। माला बहुत अच्छी इंसान थी, वह किसी का भी दिल आसानी से जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इस काबिल होना चाहिए। एक दिन मुझसे कहने लगी कि माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जो मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में है, मेरे जीवन साथी के बारे में। मैंने कहा, हाँ बोल, तुझे क्या बात करनी है। और मुझे समझ में आ रहा था कि माला क्या बात करने वाली है। लगता है राम ने उसके दिल में जगह बना ली थी और मुझे ये कहने वाली थी कि राम के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे तो आप बात कर लेना। लेकिन बताने से पहले उसने मुझे कहा कि माँ, मेरे दिल में हमेशा जो जगह आपकी, पापा की और मेरे भाइयों की है, वह किसी की भी नहीं है। और मैंने जो बात करनी है वह यह है कि वह बोलने ही लगी थी कि उसके अस्पताल से कॉल आ गया। जैसे ही उसके अस्पताल से कॉल आई थी, वह सब कुछ छोड़कर पहले कॉल सुनती थी। कहती थी, हो सकता है कोई इंसान तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, कोई इमरजेंसी हो। वह बोली, अस्पताल से कॉल है, मुझे जाना होगा, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, वो बात तो बोल। वो बोली, आकर बताती हूँ, अस्पताल से कॉल है। वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए भी बुला रहे थे। वह चली गई थी। मैंने कहा, तू डे ड्यूटी भी करेगी और नाइट ड्यूटी भी करेगी तो थक नहीं जाएगी? तो कहने लगी, एक ही दिन की बात है, नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी। आप मेरी पसंद का खाना बना कर रखना, मैं कल सुबह पहले टाइम से वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अपना मोबाइल वगैरह साथ में रखना और फ़ोन को चार्ज कर लेना और अच्छे से खाना भी खा लेना। तेरे अस्पताल में खाना तो मिलता ही है ना? तो कहने लगी कि हाँ मिलता है। और घर से जा रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने उसे पुकारना चाहा, लेकिन नहीं पुकार सकी, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई जा रहा हो तो पीछे से नहीं बुलाते। उसने कहा था कि जो ज़रूरी बात मुझे करनी है मैं आपके साथ करूँगी, क्योंकि आराम से चलने वाली बात है। यह कहकर वह अपने काम पर चली गई। मुझे पूरा यकीन था कि माला उसी के बारे में बात करने वाली थी और मैं अभी यही सोच रही थी कि वह लोग रिश्ता लेकर आ गए तो क्या मुझे रिश्ता कर देना चाहिए या नहीं। और फिर मैं अपने कामों पर लग गई। उसने मुझे दोपहर में एक दफ़ा फ़ोन भी किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी फ़ोन किया और कहा कि बस आज थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खाया कि नहीं? उसने पूछा। मैंने उसको बताया कि हाँ, खाना खा लिया है, बस सोने लगी हूँ। मैं जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था और आजकल शरीर भी सही नहीं रहता था। उसने कहा, आप सुकून से सो जाओ, सुबह मिलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, और मैं सो गई। और मुझे क्या पता था कि इस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। माला सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी, क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे ख़त्म होती थी और अस्पताल से यहाँ आते हुए उसे 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में जाकर सो गई होगी, लेकिन उसे बिना कुछ खिलाए मैं सोने नहीं देती थी, क्योंकि फिर वह सीधा शाम तक सोती थी। मैंने उसे कहा था कि तू ही मुझे जगा देना, मैं खाना निकाल कर दे दूँगी। लगता है वह बहुत थकी हुई थी। मैंने प्लेट में खाना निकाला, उसको गर्म किया और अपनी बेटी के माला के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो हैरान रह गई। वहाँ पर तो कोई नहीं था और कमरा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा था। मैं समझ गई कि लगता है उसे आने में देरी हो गई। मैं बाहर गई तो आज मैं हैरान थी, वह लड़का भी नहीं खड़ा था।
कि आज वे पीछे क्यों नहीं खड़ा है। ये सोच के मेरा मन विचलित था। इस समय खड़ा होता है क्योंकि उसको भी पता होता है माला वापस आती होगी। आज क्यों नहीं खड़ा था, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। मैं तो माँ हूँ ना, माँ के दिमाग में ये सब बातें आती रहती हैं। माला क्यों नहीं आई, कुछ हो तो नहीं गया। 2 घंटे गुजर गए, माला नहीं आई। मेरा दिल बेचैन था तो मैंने उसका नंबर मिलाया। घंटी जाने लगी और मैं इंतज़ार करने लगी कि कब फ़ोन कनेक्ट हो और मैं उससे बात करूं, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद व्यस्त होगी और मैं ये भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने बुरे हालात होंगे। डबल शिफ्ट करवाते हैं और जब शिफ्ट का समय ख़त्म हो जाता है तब भी उसे वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो वापस भेज देना चाहिए। वह मुझे इस अस्पताल के बारे में बताती रहती थी। वह कहती थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हर कोई अपना काम बेईमानी से करता है। कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करता है, चाहे वह सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर। सबको पैसों की पड़ी है और कोई ना कोई अपने काम में कोताही कर ही देता है। मैं उसे कहती थी तुम अपना काम अच्छे से करो। वो कहती थी उन सब से मेरे काम पर भी असर आता है। क्या करूं? मैं कहती थी तुम अपना काम सही से करो, बाकी सबको भगवान को अपना मुंह दिखाना है और तुम्हें अपना। मैंने फिर से फ़ोन किया। घंटी जा रही थी लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब मैंने उसकी दोस्त का नंबर लगाया, वह भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान थी। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई नंबर भी नहीं था। दिल बड़ा बेचैन था। मैं किसको फ़ोन करती? फिर उसकी दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा बेटा माला कहाँ है? वह फ़ोन नहीं उठा रही। तो उसने कहा हम भी उसे ही तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब तलाश कर रहे हो? क्यों, क्या वे कहीं गायब हो गई? मुझे लगा यह लड़की मजाक कर रही है, लेकिन उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। असल में माला कहीं मिल नहीं रही थी। मुझे लगा अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद कहीं व्यस्त होगी। मिल जाएगी, आप परेशान नहीं हो। मैंने सोचा हो सकता है, अस्पताल तो बहुत बड़ा है, एक दिन में पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते थे। इतना बड़ा अस्पताल था क्योंकि साथ में कॉलेज भी था। मैंने उसे कहा मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। वह बोली ठीक है आंटी। मुझे उसकी आवाज़ में परेशानी महसूस हुई। पता नहीं क्या बात थी। मैंने थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन किया और कहा माला से बात करवा दो। उसने कहा आंटी बात ऐसी है कि वह मुझे अभी तक नहीं मिली है। और अभी वह यह बात कह ही रही थी कि अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या हो गया? उसने मुझे कहा आप जल्दी यहाँ आ जाओ आंटी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा पर हुआ क्या है, मुझे बता तो सही, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसने कहा माला मिल गई है। मैंने कहा अच्छा, मिल गई है? कैसी है वह? ज़रा मेरी बात करवा दो। तो कहने लगी बात नहीं करवा सकती, बस आप अस्पताल पहुँचे। जब मैंने पूछा क्यों, मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। वह मुझे कहने लगी बस आप आ जाइए आंटी। मैं अभी सोच रही थी कि अगर यह लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। मैं घर से निकली, सामने राम भी नहीं खड़ा था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में भी अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी, अगर मिल गई तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। बहुत से सवाल मेरे जहन में चल रहे थे क्योंकि बेल तो जा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि उसका फ़ोन बंद हो गया था, फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैं अस्पताल पहुंची तो वहाँ पर अजीब सा माहौल था, लग रहा था अस्पताल में भीड़ होती ही है। बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बात कर रहा होगा। यह बात सब कुछ सामान्य थी, लेकिन मुझे लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छुपाई जा रही हो, जैसे कोई ऐसी बात है जो इन सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता। मैं परेशान थी, मेरा दिल बैठा जा रहा था। पर मैं कर यहाँ आई थी, पहले भी यहाँ आई थी। उसने मुझे तकरीबन अपनी सारी दोस्तों से, टीचरों से और सब सीनियर डॉक्टरों से मिलवाया था। मैं रिसेप्शन पर गई और मैंने कहा माला इस टाइम कहाँ होगी? डॉक्टर माला। तो उसने कहा आप दूसरी मंजिल पर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। यह बात भी बड़ी अजीब सी थी। दूसरी मंजिल पर चली गई तो सामने ही
उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुफ्त का सामान बँट रहा हो या कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। माला की दोस्त मेरे पास आई और कहने लगी, आंटी, मुझे नहीं पता था यह हो जाएगा, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती। तो मैंने कहा, क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है? माला कहाँ है? तो उसने कहा, मुझे एक ही लाइन में बताया, माला इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने यह बात नहीं सुनी, लेकिन असल में मैंने बात सुन ली थी और मेरे दिल तक यह बात चली गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। अभी वहाँ पर एक आदमी आया। उसने कहा, आप हैं डॉक्टर माला जी की मम्मी? मैंने कहा, हाँ। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। तो मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे उसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। सबको पता चल गया था कि माला की माँ आ गई है। मुझे लगा कितना बड़ा अनर्थ हो चुका था। मेरी हालत बुरी हो गई थी। मुझे बस दूर से माला की एक झलक दिखाई गई और अब वह दुनिया में नहीं थी। सब कह रहे थे कि उसने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे आपकी बेटी ने लगता है किसी दोस्त को बुलाया था और मामला ख़राब हो गया। कभी कह रहे थे एक दोस्त नहीं था, 4-5 लोग थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। और जो बॉडी की हालत थी वह हम ही जानते थे, किस तरह से आखिरी रीति रिवाज किए। मैं जानती थी मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था जिससे हम ये पता चले कि हुआ क्या था। अस्पताल वालों ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें लिखा था कि डॉक्टर माला ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो मुझे बहुत कुछ बताना चाहती थी। घर से हंसती हुई निकली थी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। तो फिर एक ऐसा इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है? वह डिप्रेशन में नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी। उसके साथ कुछ मसला नहीं था। हमने कहा कि उसका फ़ोन कहाँ है, वह हमें दे दे, उसका बैग वगैरह दे दे। उन्होंने हमें सारी चीज़ वापस कर दी। उसकी चीज़ ऐसी थी जो टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें माला का फ़ोन नहीं दिया। हम हैरान हुए कि फ़ोन क्यों नहीं दिया जा गया। तो कहने लगे ये सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्होंने जब खुद कह रहे हैं कि आत्महत्या की है, तो फिर सबूत किसको दिखाना था? बहुत कोशिश की थी, किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता, क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन हमें नहीं दिया। इस बात को 3 दिन गुज़र गए और 3 दिन तक से मैंने राम को भी नहीं देखा था। क्या उसको पता नहीं था कि माला के साथ क्या हुआ था? वह तो इस दुनिया से भी चली गई थी। यह बात तो सारे देश में फैल चुकी थी। तो फिर उसको क्यों नहीं पता था? लगता है वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था, बाहर नहीं निकलना चाहता था कि उससे भी पूछताछ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ पुलिस आई थी। बाद में पता चला राम ने भी खुदकुशी कर ली। शायद वो सच में माला से बहुत प्यार करता था। सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी जो हालत थी मैं ही जानती हूँ। एक तो मेरी जवान बेटी, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनाया था, इस दुनिया से चली गई थी और यह नहीं जानती थी कि वे कैसे गई। 1 हफ्ता गुजर गया तो माला की दोस्त अचानक हमारे घर आई। उसने कहा कि मुझे माला की तरफ से एक वीडियो मिली है। उसने कहा कि शायद माला ने उस वक्त यह वीडियो भेजी थी, लेकिन मैंने नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त हो गई थी और डर भी गई थी, क्योंकि मुझे धमकाया गया था और कहा गया था कि अगर कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया मेरे पास माला का आखिरी वीडियो है। इसके अलावा हमारे पास उसकी कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है। मैंने अब तक देखी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया, ताकि सभी लोग जान सकें, देख सकें कि माला को देखना चाहते थे
कि उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन जब वीडियो देखी गई तो हम हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये वीडियो उसी पल का है जब वह सब लोग वहाँ से चले गए थे। माला की कसम खाकर कह रही हूँ, वह जिंदा थी और उसने यह वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज दी थी। शायद उसने इसे अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था, इसीलिए उन लोगों ने अब तक हमसे नहीं पूछा था क्या आपको कोई वीडियो मिला है। मुझे रातों को नींद ही नहीं आती है। मैं पूरी पूरी रात रोती रहती हूँ। सब लोग इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बेटी, इस दुनिया से चली गई। अब उसे कभी वापस नहीं आना होगा। इंसाफ मिलेगा तो किसको मिलेगा? एक माँ के लिए हिसाब क्या हो सकता है? क्या कोई मुझे मेरी बेटी को वापस लाकर दे सकता है? क्या कोई मुझे मेरी बेटी को वापस लाकर दे सकता है? क्या कोई मुझे मेरी बेटी को वापस लाकर दे सकता है?